Hello everyone, welcome to EduMaths Academy, and in this video we will be discussing about the newspaper analysis of the Hindu newspaper, which will be relevant to our studies and of date 25th August 2024. So let's get started. So the first news is about assured pension return as government backtracks on NPS. This news is relevant with our General Studies 2 paper in regards to polity, governance and social justice. So here you can see it's written that the NDA government reversed a 21-year-old pension reform introduced by the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। मतलब कहा गया है कि जो 21 साल पुराना जो पेंशन रिफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में, उसको रिवर्स कर दिया है एंड वहाँ पे एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस भी कहा जा सकता है। एंड इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस सिमिलर टू दी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे ही एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपीएस गारंटीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे एज लाइफ लॉन्ग पेंशन। मतलब एक बार जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब जितना सैलरी मिलता था तो उसका जो 50% है वो जो लास्ट विड्रॉ या फिर लास्ट अमाउंट जो उनका सैलरी था उसका 50% वो लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक ज़िंदा है तब तक उनको ये पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इट इंक्लूड्स पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ हाइक्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड ए फैमिली पेंशन ऑफ 60% ऑफ द वर्कर्स पेंशन इफ़ दे पास अवे। सो यहाँ पे कहा गया है कि पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ क्या है उसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जो डियरनेस रिलीफ है ये एक अलाउंस है जो सिविल सर्वेंट्स को दिया जाता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो रिस्क है अबाउट द इन्फ्लेशन और द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन उसको मिटिगेट करने के लिए, उसी इन्फ्लेशन को हटाने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए ये डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। एंड यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो 60% ऑफ वर्कर्स का जो पेंशन है अगर वो गुजर जाते हैं तो उनके फैमिली को वो 60% का पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लमसम सुपर एनुएशन पे आउट एंड अ ग्रेजुएटी बेनिफिट अपन रिटायरमेंट। जैसे ही रिटायरमेंट होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए लमसम सुपर एनुएशन पे आउट, इसका मीनिंग है कि ऐसा पैसा जो मतलब एक स्पेशल फंड होता है जब आप नौकरी करते हैं उसमें जमा होते होते जाता है, उसी को जो लमसम अमाउंट है वो पेंशन या फिर जो रिटायरमेंट होने के बाद और प्लस ग्रेजुएटी का जो बेनिफिट्स है वो रिटायरमेंट होने के बाद ये आपको दिया जाएगा इन रिगार्ड्स टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट है आपका ए मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ इज़ प्रॉमिस्ड फॉर एम्प्लॉयज़ विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में अगर किसी ने 10 ईयर्स भी नौकरी किया है तो मिनिमम उसको 10,000 पर मंथ का मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। The decision allowed recommendations from a committee led by TV Somnathan formed in March 2023। मतलब कि जो 2023 मार्च के टाइम में एक कमेटी गठन किया गया था और वहीं से ये डिसीजन लिया गया है। उसी कमेटी के मेंबर्स में से रिकमेंडेशन किया गया था, सो उसके थ्रू ये आया है। एंड जो टीवी सोमनाथन जी हैं वो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं एंड अभी के कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट है। नेक्स्ट है कि द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इम्प्लीमेंटेड इन 2004 लिंक्ड पेंशन पे आउट्स टू कंट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक सिक्योरिटीज़। जो NPS का सिस्टम था जो 2004 में आया था, तो वहाँ पे जो भी पेंशन के जो पे आउट्स थे, है ना, पेंशन जब भी मिलता है या फिर जो भी पैसा आता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उस NPS सिस्टम में जो शेयर मार्केट से उसमें पैसे लगाए गए थे या फिर पैसे लगाते थे, तो उसके कंट्रीब्यूशन के द्वारा जितना भी होता है वो अब जब पेंशन या फिर जब रिटायरमेंट होता है तब वो वाया पेंशन वो NPS के सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द यूपीएस एम्स टू बैलेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एस्पिरेशंस एंड फिस्कल प्रूडेंस। बताया गया है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है तो इसमें
जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के जो एस्पिरेशंस है या फिर जो भी इच्छाएं हो है उनको बैलेंस करना चाहती है। और जो फिस्कल प्रूडेंस है, जब हम फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं तो ये एक केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस हम लोग कह सकते हैं। तो केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, तो उसको हम लोग फिस्कल प्रूडेंस में कह सकते हैं। The next news is related to General Studies 2 paper and International Relations। तो यहाँ का हेडलाइन है इन यूएस राजनाथ डिस्कसेस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंटरेक्टेड विद सीनियर अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री लीडर्स इन वाशिंगटन डिस्कसिंग को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने एक सीनियर जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वाशिंगटन में अमेरिका में, तो को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के ऊपर या फिर एक साथ डेवलपमेंट और एक साथ प्रोडक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, तो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में उसके बारे में डिस्कशंस हुए थे। ये जो मीटिंग रहा वो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का पार्ट रहा है एंड इसको हम लोग USISPF भी कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। Moving forward, the US Congress was notified of a possible sale of anti-submarine warfare sonobuoys for the Indian Navy's MH-60R helicopters valued at approximately $52.8 million। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो US कांग्रेस है उनको पता चला है कि हमारे जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है वो परचेस करना चाहता है इंडियन नेवी के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर्स एंड सबमरीन वारफेयर सोनोबॉयज़। जो ये सोनोबॉयज़ है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ओशन के जो सरफेस लेवल होते हैं वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाता है एंड इससे डिटरमाइन होता है कि जो इम्पैक्ट लोकेशन और जो एकॉस्टिक डिस्टर्बेंसेस है क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट्स, उनको डिटरमाइन करने के लिए ये किया जाता है एंड मोस्टली ये ओशन के सरफेस में डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसी सेल में इंक्लूड किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉयज़ एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडियाज़ डिफेंस मिनिस्ट्री एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल को प्रोडक्शन ऑफ GE-414 एरो इंजिन्स इन इंडिया एज माइलस्टोन इन बायलैटरल रिलेशंस। जो हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इसमें ये बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन है। कहा गया है कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने जोर दिया है कि जो GE-414 एरो इंजिन्स है, अब अगर हम लोग GE बोले तो जनरल इलेक्ट्रिक हम लोग बोल सकते हैं, एंड जनरल इलेक्ट्रिक 414 एरो इंजिन्स जो है वो हाई परफॉर्मेंस इंजिन्स हैं जो एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो और इसी GE-414 एरो इंजिन्स को को प्रोडक्शन करेंगे इंडियन डिफेंस। Moving forward, India and the US signed a Security of Supply Agreement SOSA, one of the two Defense Industrial Cooperation Agreements under discussion। तो इंडिया और US ने Security of Supply Agreement साइन किया है। अब ये Security of Supply Agreement क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इन जनरल टर्म्स Security of Supply Agreement जो होता है ये एक गारंटी होता है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो सफिशिएंट है जो सप्लायर है उनके लिए, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके डिफेंस एंड सिक्योरिटी कमिटमेंट्स जो भी रहे हैं इन रिगार्ड्स टू देयर कमिटमेंट्स। अब ख़रीदना बेचना में तो हम लोग बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, अब ये दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है तो इसलिए एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट का जो है वो उन्होंने साइन किया है बिटवीन इंडिया एंड USA, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से खरीद भी सके और जो पॉलिसी में है चीज़ें उनके मुताबिक या फिर जो भी एग्रीमेंट्स है डिस्कशंस रिलेटेड उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सप्लाईज US कर सके। India signed a $2.2 billion deal with Lockheed Martin for 24 MH-60R helicopters in January 2020 with deliveries expected in 2025।
सो फरवरी 2020 में क्या हुआ था कि जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स है वो करीब 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने मंगवाया था और ये डील करीब था $2.2 बिलियन का। एंड इसका जो डिलीवरी टाइम है अभी 2025 में वो डिलीवरी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का जो परचेसेस हो रहा है, ये परचेसेस हमारे इकोनॉमी और हमारे सेफ्टी के लिए, इंडियन के सेफ्टी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। द डिफेंस मिनिस्ट्री प्रेज द US गवर्नमेंट्स प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स encouraging foreign original equipment manufacturers OEMs to set up manufacturing units in India। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने US गवर्नमेंट को कहा है कि आपका जितना भी आप लोग काम किए हैं और जो भी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए हैं, जो भी बदलाव लाया है, आगे बढ़ने की जो चिंताएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो भी काम करते हैं उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको सराहा है और कहा है कि जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओरिजिनल मतलब सामान मैन्युफैक्चर करने वाले OEMs जिसको भी बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में भी लगाने के लिए सजेस्ट किए हैं। राजनाथ सिंह एंड US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ऑल्सो डिस्कस ऑनगोइंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस एंड डिपेंडिंग ऑफ टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, इंडस्ट्री रिलेटेड अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो टाइज़ है, एक साथ मिलके जो को प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं उनके लिए डिस्कशंस हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इन रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ रिलेवेंट विद आवर जनरल स्टडीज़ 3 पेपर। कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू bolster बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग। आइए इसको डिकोड करते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू bolster बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग अंडर द बायो E3 पॉलिसी। तो ये बायो E3 पॉलिसी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी बायो E3 का बारे में बात आएंगे तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अब इस पॉलिसी का एम क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, द पॉलिसी इज़ एम्ड एट कैटलाइजिंग अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन बायोटेक्नोलॉजी सिमिलर टू द IT रिवोल्यूशन ऑफ द 1990s। तो 1990s में जो IT रिवोल्यूशंस हुआ था, इंटरनेट्स भी आए थे, स्टार्टअप्स आए थे और इंडिया में भी बहुत अलग तरीके से बाहर से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जैसे कि विप्रो, इन सब का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो करीब 1990s में हुआ था। एंड सिमिलर टू द IT रिवॉल्यूशन, ये पॉलिसी एम कर रही है कि ठीक उसी तरीके से एक रिवॉल्यूशन लाया जाए एंड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो बायो E3 पॉलिसी है इनकी फोकसेस किस में है? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है बायो E3 पॉलिसी फोकसेस ऑन 6 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो ये 6 सेक्टर्स क्या क्या है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स। जब हम लोग बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स बोलते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ये प्रोसेस ऑफन लिविंग सेल्स और एंजाइम से होता है। सेकेंड है स्मार्ट प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स। ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो और जिससे हेल्थ में बेनिफिशियल हो एंड जो फंक्शनल हो, उसको इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है प्रिसीजन बायो फर्टिलाइज़र्स। जब हम प्रिसीजन बोलते हैं तो इसका मीनिंग है एक्यूरेसी। तो इसमें यही कहा गया है कि जो बायो फर्टिलाइज़र्स है उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। नंबर 4 है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर हम लोगों को करना है जो क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं, या फिर ऐसा फार्मिंग सिस्टम जो हमको करना है कि जो एडाप्ट करे जो क्लाइमेट चेंजेस और अलग अलग तरीके से जो क्लाइमेट में वैरायटी होते हैं उनको फेस करने के लिए या फिर उनके साथ चेंजिंग क्लाइमेट के साथ एडाप्ट करने के लिए ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में
फोकस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। देखिए, जब हम लोग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन या फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन बोलते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम लोग CO2 भी कह सकते हैं, तो इनके जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस है इनको हम लोग स्टोर करेंगे फॉर परमानेंटली एंड उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो जो रिसर्च किए जाएंगे वो पानी और स्पेस में किए जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मीनिंग हो गया है जो फ्यूचर में रेलिवेंसी होगा या फिर जो फ्यूचर में इन कंपेयर टू विद द करंट मॉडल वो फ्यूचर में और बेटर परफॉर्म करेगा। सो ये थे ये 6 पॉलिसीज़ जो बायो E3 पॉलिसीज़ के अंदर आए हैं एंड ये कहा गया है कि जो फोकस है ये इन 6 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कहा गया है। और ये जो पॉलिसी है बायो E3 पॉलिसी, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको आगे बढ़ाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कहा गया है कि द कैबिनेट ऑल्सो मर्ज 3 स्कीम्स इनटू वन नेम्ड विज्ञान धारा with a budget of 10,579 crore allocated until 2025 to 2026। तो विज्ञान धारा नाम का एक ग्रैंड स्कीम भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 3 स्कीम्स मिला के एक बनाया गया है, उसको विज्ञान धारा कहा गया है। और इनका फोकस क्या है उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लिखा गया है कि द विज्ञान धारा स्कीम फोकसेस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका फोकस रहेगा। इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में इनका फोकस रहेगा। जब हम लोग ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं कि जो ह्यूमन वर्क फोर्स है या फिर जो भी टास्क फोर्स है उनका जो डेवलपमेंट है उसमें ये फोकस रहेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा गया है जो विज्ञान धारा में स्कीम का फोकस रहेगा। लास्टली, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MOST stated that internships and fellowships will be provided for students at various academic levels। तो अलग अलग जो एकेडमिक लेवल्स है तो वहाँ पे उनको इंटर्नशिप्स एंड फेलोशिप्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम द थर्ड न्यूज़ which was about the Union Cabinet approves proposal to bolster biotech manufacturing। Moving forward, this news is relevant with science and technology and it is important from the General Studies paper 3। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, जो हेडलाइन है, रेड एंड प्रोसेस मीट लिंक्ड टू हायर टाइप 2 डायबिटीज रिस्क। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड रेड मीट इज़ एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड रेड मीट है, रेड मीट मतलब लाल मांस जैसे कि बीफ हो गया या फिर मटन हो गया, तो और बाहर देश में तो अलग अलग रेड मीट्स होते हैं, उनके जो प्रोसेस्ड है या फिर जो बनाया गया है या फिर जो अनप्रोसेस्ड है जैसे कि रॉ टाइप्स के जो होते हैं उनको अगर खाएंगे तो हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बेसिकली एक क्रॉनिकल कंडीशन है और हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर के जो प्रोसेस है उसमें अफेक्ट करता है। जब किसी आदमी का टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तब वो उसका बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है और हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है उसको रेजिस्ट करता है। अब कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ फॉर द नॉलेज। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स है लाइक ज़्यादा प्यास लगेगा आपको, फ्रीक्वेंटली आपको पेशाब होगा, भूख लगेगा, फिर थकान सी आएगी, फिर आपका जो विज़न है, देखने की कैपेसिटी वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स है टाइप 2 डायबिटीज़ के। तो ये होता है या फिर जो हायर रिस्क है ये डेवलप होने का वो प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड रेड मीट के द्वारा होता है। The findings is based on an analysis of data from 1.97 million participants across 31 study cohorts in 20 countries। तो कहा गया है कि ये जो डाटा है जो ये निकाला गया है वो
1.97 मिलियन पार्टिसिपेंट्स से लाया गया है रिसर्च करके, एंड वो करीब करीब 20 कंट्रीज़ के डाटा से इसको लाया गया है। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो फैक्टर्स है इस रिसर्च के लिए, तो वो है जैसे कि एज, जेंडर, हेल्थ बिहेवियर्स, फिर एनर्जी इनटेक, क्या करते हैं एनर्जी इनटेक के लिए, और बॉडी मास इंडेक्स जिसको BMI भी कहते हैं। उनके डाटा से इसको पता चला है कि ऐसे करने से, मतलब रेड मीट खाने से, कि टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी वाला जो जर्नल है उसमें ये रिसर्च पब्लिश किया गया है। आने वाले 10 साल में अगर जो प्रोसेस मीट का कंजम्पशन है, मोटा मोटी अगर प्रोसेस बनेगा जो कुक्ड मीट है, तो वो 50 ग्राम अगर डेली लें तो वो इक्वल है 2 स्लाइसेस ऑफ हैम। जो आपका जो हैम है, हैम मतलब जो पिग होता है, सुअर के जो लेग है या फिर जो अपर पार्ट का जो लेग है, उनका 2 स्लाइस खाने इक्विवेलेंट है अगर 50 ग्राम भी अगर प्रोसेस मीट खाए तो। और कहा गया है कि अगर नेक्स्ट 10 इयर्स में ऐसा रहा तो 15% हायर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। और सिमिलरली अनप्रोसेस्ड रेड मीट के बारे में कहा गया है कि अगर अनप्रोसेस्ड रेड मीट खाएं या फिर कंजम्पशन करें तो आने वाले टाइम में 10% हायर रिस्क है इनका टाइप 2 डायबिटीज़ को मिलने का। हैबिचुअल कंजम्पशन ऑफ 100 grams ऑफ पोल्ट्री ए डे वाज लिंक्ड टू एन 8% हायर रिस्क। मुर्गी या फिर हांस, डक जो है, अगर उसको डेली अगर 100 ग्राम भी उसको खाएं तो आने वाले 10 साल में 8% हायर रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। एट द लास्ट कहा गया है, द स्टडी सजेस्ट दैट द रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। हमारे अगर हम लोग रेड मीट खाना कम करें या फिर मीट इन जनरल डेली खाना कम करें, भले ही वो 100 ग्राम क्यों ना हो, तब हमारे जो पब्लिक के जो हेल्थ है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड कहा गया है कि हम लोगों को जो डाइटरी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए, अगर डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जाने तो डाइटरी गाइडलाइंस एक तरह का मतलब एक बैलेंस डाइट मिलने का रिकमेंडेशंस होता है, जनरलाइज्ड रिकमेंडेशंस होता है। तो हम लोग को क्या खाने से मतलब बैलेंस होता है, कभी अगर मीट खा रहे हैं तो उसको रेगुलरली नहीं खाना है, और प्लस सब्जी के साथ उसको बैलेंस करके अपने बॉडी को अपना न्यूट्रिएंट्स को देना है। So that will be it from the newspaper analysis of 25th August. I hope it was helpful for your educational endeavor. So thank you very much, and we will see you soon in the next video.